Hello everyone, this is Seema here. First, welcome to all of you in Math channel. Okay, today we will study about the operation intersection. First, we will study. First, we will study the definitions of operation intersection, and we will study theoretically, and also we will see the mathematically how to mathematically we can write, and second how to do perform the intersection between the two sets, and then the representation of intersection between the two sets by the Venn diagram. And next we will study about all the properties of operations of intersection, then we will trying to verify them. Okay, let's start with the definitions. Okay, first I'm going to read these definitions. According to this definition, the intersection of two set A and B is the set of all those elements which belongs to both A and B. Yes, exactly. The thing is, ये ध्यान रखें यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पर the elements which belongs to both set A and B, which is very important thing. देखिए intersection, basically intersection word आप जानते हैं. intersection यदि हम दो चीज़ों के intersection की बात करें तो चाहे वो लाइन्स हो, है ना, कोई भी दो लाइन्स भी होती है, यदि आपने पहले भी पढ़ा होगा यहाँ पर यदि कोई दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो तभी पॉसिबल है यहाँ पर जब उनके बीच कोई कॉमन पॉइंट हो. आ रही बात समझ? तो वैसे ही जब हम दो सेट्स के बीच इंटरसेक्शन ऑपरेशन इंटरसेक्शन परफॉर्म करते हैं यहाँ पर तो ज़रूरी ये है कि उनके इंटरसेक्शन से हमको कोई एक नॉन एम्पटी सेट तभी मिलेगा यहाँ पर जबकि उनके बीच कोई कॉमन एलिमेंट होगा. लेट मी क्लियर, किसी दो सेट के पास यदि आप कोई भी दो नॉन एम्पटी सेट सपोज करें तो उनके बीच यदि कोई कॉमन एलिमेंट नहीं भी है, सपोज कोई कॉमन एलिमेंट नहीं भी है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा यहाँ पर फाई तो हर एक सेट में एज अ सबसेट होते हैं यहाँ पर तो फाई जो है वो उन दोनों सेट्स के बीच क्या हो जाएगा यहाँ पर एज अ क्या बोलना चाहिए यहाँ पर कॉमन सेट के तौर पर लिया जा सकता है. दोनों में कॉमन सेट के तौर पर या कॉमन सबसेट के तौर पर लिया जा सकता है. अब बात की जाती है यहाँ पर यदि मैं अभी ऐसे तो नॉन एम्पटी सेट सपोज करूँ यहाँ पर मुझे नहीं पता कि उनके बीच कोई कॉमन एलिमेंट है कि नहीं है, बट यदि मैं कोई दो नॉन एम्पटी सेट ए और बी सपोज करती हूँ और उनके बीच यदि इंटरसेक्शन परफॉर्म करती हूँ तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन आफ्टर इंटरसेक्शन जो सेट मुझे मिलेगा वो सेट किस तरह के एलिमेंट्स को कंटेन करेगा यहाँ पर वो उस एलिमेंट्स को कंटेन करेगा जो एक्चुअली में सेट ए और सेट बी दोनों के पास है. जो एक्चुअली किसके पास है? सेट ए और सेट बी दोनों के पास में. आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी यहाँ पर ठीक है. जो दोनों के पास है भाई, दोनों सेट्स के पास अवेलेबल होगा तभी तो वो कॉमन एलिमेंट होगा ना यहाँ पर और तभी वो कॉमन एलिमेंट उनके इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा. तो इंटरसेक्शन से मतलब हमारा कॉमन एलिमेंट्स है. तो आफ्टर इंटरसेक्शन जो सेट आएगा उस सेट्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स क्या होंगे? दोनों सेट्स के पास अवेलेबल होना कंपलसरी है. ठीक है, आगे बात यहाँ पर समझ. सिंबॉलिकली इस चीज़ को समझिए. सिंबॉलिकली क्या लिखते हैं यहाँ पर? सिंबॉलिकली लिखता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू the set of all the element x such that x belongs to set A and x belongs to set B. देखिए यहाँ बहुत ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है? इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर. मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी से जो आफ्टर दिस ऑपरेशन मिलने वाला जो सेट है यदि मैं उसे सी सपोज करूँ तो सेट सी में किस तरह के एलिमेंट होंगे या किस तरीके के एलिमेंट से मिलकर के बना सेट है, इसको मैंने डिफाइन किया कुछ इस तरीके से. इट्स जस्ट अ सेट ऑफ एलिमेंट ऑल द एलिमेंट एक्स सच दैट क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए. ठीक है, तो क्या है यहाँ पर ये ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट बी. मतलब ये उन सारे एलिमेंट्स से मिलकर के बना सेट है यहाँ पर जो ना केवल सेट ए में या ना केवल सेट बी में बल्कि जिस समय वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है ठीक उसी समय वो सेट बी में भी बिलोंग करता होगा. आधी बात यहाँ पर समझ. दैट मीन्स वो एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में और साथ ही साथ सेट बी में भी बिलोंग करता है. एट द सेम टाइम वो दोनों सेट्स में बिलोंग करता है तभी वो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट के तौर पर है. ठीक है, समझ में आ रही बात यहाँ पर आपको. और ये एक तरीके से मैं बोलना चाहूँगी एक बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है. आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब बेटा यहाँ पर ये निकलता है कि यदि कोई एलिमेंट है यहाँ पर इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं. आगे मैं आपको और भी प्रॉपर्टीज़ बताऊँगी लेकिन आप इस चीज़ को ऐसा समझ सकते हैं. रुकिए मैं बताती हूँ कैसे आप इस चीज़ को ऐसा समझ सकते हैं. देखिए जैसे सपोज क्या यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू क्या यहाँ पर सेट ए एट द सेम टाइम एक्स क्या यहाँ पर बिलोंग्स टू सेट बी. देन आप क्या एम्प्लाइज करा सकते हैं यहाँ पर ये एक बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इसलिए मैं इस तरीके का सिंबल यहाँ पर लगा रही हूँ. एक्स क्या करेगा यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू द ए इंटरसेक्शन बी.
एक्स किसको बिलोंग करेगा यहाँ पर पे, ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करेगा यहाँ पर पे। कहने का मतलब यदि लेफ्ट कैसा बेटा यहाँ पर पे एक्स को एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग करता है और एट द सेम टाइम को सेट बी में भी बिलोंग करता है, तब ऐसी कंडीशंस में एक्स किस में बिलोंग करेगा यहाँ पर पे, उन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन पर बिलोंग करेगा। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पर पे यदि एक्स जो है वो दो सेट ए बी के इंटरसेक्शंस में बिलोंग करता है तो वो उन दोनों सेट्स में इंडिविजुअली तौर पर बिलोंग करेगा। कहने का अर्थ यहाँ पर पे निकलता है, कहने का अर्थ ये निकलता है यदि ऐसा है, ठीक है, यदि ऐसा है तो आप ये एम्प्लाइज करा सकते हैं, और यदि आप इसके साथ कंटिन्यू होते हैं तो आप इस चीज़ को एम्प्लाइज करा सकते हैं, जस्ट बिकॉज ये एक बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। यदि एक्स कोई ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में और सेट बी में बिलोंग करता है तो डेफिनेटली आप उसे क्या कर सकते हैं, दोनों सेट्स ए बी के इंटरसेक्शंस में बिलोंग करा सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। और यदि वो क्या है यहाँ पर पे एक्स कोई ऐसा एलिमेंट है जो ऑलरेडी उन दो सेट्स के इंटरसेक्शन पर बिलोंग करता है, ऐसे कंडीशंस में आप क्या एम्प्लाइज करा सकते हैं, आप सेट एक्स को इंडिविजुअली तौर पे भी उन दोनों सेट्स में बिलोंग करता हुआ बता सकते हैं, जस्ट बिकॉज ये एक बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। आया बात यहाँ पर आपको समझ, चलिए ठीक है। क्योंकि एक्स एक कॉमन एलिमेंट है तो लेफ्ट वैसा है तो राइट वैसा एम्प्लाइज कराया जा सकता है, और यदि राइट वैसा कुछ है तो लेफ्ट वैसा एम्प्लाइज कराया जा सकता है, क्योंकि वो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। अलावा इसके हम इस चीज़ को हमने थ्योरेटिकली देख लिया, हमने सिंबॉलिकली समझ लिया कि कैसे हम उस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। वेन डायग्राम के थ्रू हम इसका रिप्रेजेंटेशन समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने क्या बनाया, एक यूनिवर्सल सेट बनाया। जैसे कि यूनिवर्सल सेट को मैंने बताया था यहाँ पर प्रीवियस क्लास में कि रेक्टेंगल शेप के थ्रू डिनोट किया जाता है यहाँ पर या रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो रेक्टेंगल शेप है एक्चुअली में ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करा यहाँ पर, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। सेकेंड वर्ड यहाँ पर मैंने इस यूनिवर्सल सेट के अंदर दो क्या लिया यहाँ पर फिर से दो ज्वाइंट सेट्स लिए यहाँ पर, दो ज्वाइंट सबसेट्स लिए यहाँ पर सेट ए और सेट बी। अरे बात यहाँ पर समझ, यूनिवर्सल्स के दो सबसेट हैं सेट ए और सेट बी, ये दोनों को मैंने ज्वाइंट सेट के तौर पर लिया यहाँ पर देखिए, दोनों को मैंने कनेक्ट कर रखा है, मर्ज करके रखा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर मर्ज क्यों किया, अरे भाई हम उनके बीच ऑपरेशन परफॉर्म करें, जब कभी आप उनके बीच यूनियन या जब कभी आप उनके बीच इंटरसेक्शन परफॉर्म करें, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप उन दोनों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मर्ज करें यहाँ पर मर्ज करें। दैट्स वाई आपको दो कैसे सर्कल्स लेने होंगे यहाँ पर उन दोनों सेट्स को कैसे दिखाना होगा, ज्वाइंट सेट के तौर पर दिखाना होगा, ना कि डिसज्वाइंट सेट्स के तौर पर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ऑपरेशन एंड दैट्स वाई मैंने दोनों को क्या कर दिया बेटा यहाँ पर मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद देखिए मैंने उन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पर कॉमन जो रीजन है यहाँ पर कॉमन रीजन देखिए यहाँ पर दैट मीन्स जो सेट ए और सेट बी आफ्टर मर्ज आफ्टर दिस प्रोसेस जब मर्ज करती है तो दोनों सेट्स का जो मेरे को कॉमन एरिया दिख रहा है यहाँ पर जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये जो बीच वाला पार्ट जिसको मैंने ग्रीन कलर से मैंने शेड करके रखा था यहाँ पर ग्रीन कलर से, और अभी मैंने इसको ब्लू से शेड करके रखा है यहाँ पर ये दोनों सेट्स का क्या यहाँ पर बेटा कॉमन पॉइंट है, क्या है कॉमन रीजन है यहाँ पर और चूंकि ये कॉमन रीजन है तो यही कॉमन रीजन किस चीज़ को शो करेगा यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी को शो करेगा। यही किस चीज़ को शो करेगा यहाँ पर ये किस चीज़ को शो करेगा यहाँ पर ये जो शेडेड पार्ट था यहाँ पर आपका वही ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर आ रही बात समझ। यूनियन के वक्त हम क्या किए थे बेटा, हमने दोनों डिसजॉइंट सेट्स को ओवरऑल ले लिया था, जरा भी स्पेस नहीं छोड़ा था, क्योंकि हमारा यूनियन से मतलब ओवरऑल एलिमेंट्स को कंटेन करने वाले सेट से था। लेकिन इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन ओवरऑल एलिमेंट्स को कंटेन करने वाला बड़ा सेट नहीं बल्कि कॉमन एलिमेंट्स को कंटेन करने वाला एक छोटा सेट होता है। तो समझ में आ रहा है, देखिए रीजन कितना छोटा है, उन दोनों के बीच जो कॉमन रीजन है वो कितना छोटा है। आगे बात यहाँ पर समझ, देखिए मैंने इसको ग्रीन कलर से शेड करके रखा है यहाँ पर जो कि ए और बी इन दोनों सेट्स का कॉमन रीजन है। ठीक है, कॉमन रीजन से मतलब यहाँ पर हमारा किस चीज़ से जो दोनों के पास अवेलेबल है। तो यदि सेट ए में कोई एलिमेंट सपोज यहाँ पर जैसे कि कोई सेट ए में कोई एक एलिमेंट यहाँ पर कोई सेट ए है ना, और ये आपका सेट बी है, सेट ए में कोई एलिमेंट है 1 है ना, तो वहीं पर ये 1 देखिए ना केवल सेट ए का पार्ट है, ये सेट बी का भी पार्ट है, कहीं ना कहीं यदि आप देखें तो सेट ए का भी पार्ट है और कौन सेट बी का भी पार्ट है। तो ये जो 1 यहाँ पर क्यों ये दोनों सेट्स में कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के किस रीजन्स में बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर कॉमन रीजन्स में बिलोंग कर रहे हैं। आगे बात यहाँ पर समझ, कॉमन रीजन्स में बिलोंग कर रहा है। तो कॉमन जो रीजन है यहाँ पर उसको मैंने ग्रीन कलर से शेड कर रखा है यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा, यूनियन यदि बड़े से बड़ा सेट होता है तो वहीं पर इंटरसेक्शन क्या होता है, छोटे से छोटा सेट होता है, जो दोनों सेट्स के ओवरऑल एलिमेंट्स को नहीं बल्कि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट को कंटेन करने वाला एक छोटा सेट है। और इस कॉमन एरिया को यानी ए इंटरसेक्शन बी को मैंने शेड कर रखा है यहाँ पर ग्रीन कलर से। आपको समझ में आया ये छोटा एरिया मैंने क्यों शेड किया, क्योंकि यदि देखिए यदि मैं सपोज यदि मैं ये वाला हिस्से की बात करती, इस वाले हिस्से की बात करती तो ये हिस्सा क्या होता, ए इंटरसेक्शन बी को शो नहीं करता। क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी से मतलब मेरा ए बी के कॉमन सेक्शन से यहाँ पर इस तरफ जो है वो सिर्फ क्या यहाँ पर सेट ए का पार्ट है, और यदि मैं इस वाले हिस्से की बात करूँ, इस तरफ हिस्से की बात करूँ तो ये वाला हिस्सा क्या है,
सिर्फ सेट बी का पार्ट है। तो ये हिस्सा जो यहाँ पर सेट ए और सेट बी का रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है, और हमको रेस्ट ऑफ द पार्ट्स की बात नहीं करनी है, हमको किसकी बात करनी है, ए बी दोनों के कॉमन पार्ट की बात करनी है। एंड दैट्स व्हाई कॉमन पार्ट यानी हमारा बीच वाले हिस्से से मतलब है, समझ में आ रहा होगा आपको। एंड दैट्स व्हाई कि मैंने किसको शेड किया यहाँ पर उन दोनों के कॉमन पार्ट को शेड किया, और वो कॉमन जो रीजन है यहाँ पर वही एक्चुअली में ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। और उसके अलावा जो हिस्सा यहाँ पर वो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेट ए है और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेट बी, जो हमारा किसी काम का नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आप ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर सकते हैं, डायग्रामेटिकली, दैट मीन्स बाय यूजिंग द वेन डायग्राम हाईलाइट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने एक नोट यहाँ पर लिखा है, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। intersection of two set is the smallest set which has minimum and common elements। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो यूनियन होता है वो एक बड़े से बड़ा सेट होता है ना, जो दोनों सेट्स के मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करता है। ये मैं रिकॉल करी हूँ आपको ताकि आप इंटरसेक्शन को समझ सके, क्योंकि इंटरसेक्शन जो होता है वो एक जस्ट अपोजिट ऑपरेशन है। किसके जस्ट अपोजिट है, यूनियन के अपोजिट ऑपरेशन यहाँ पर तो इंटरसेक्शन जो होता है वो दो सेट के बीच परफॉर्म किया जाने वाला एक ऐसा ऑपरेशन है जो एक क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेट है यहाँ पर ठीक है, क्योंकि दोनों सेट्स के सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट को, कॉमन एलिमेंट तो मिनिमम ही होंगे ऑब्वियसली यहाँ पर कॉमन एलिमेंट मैक्सिमम तो होंगे नहीं यहाँ पर तो कॉमन एलिमेंट को कंटेन करने वाला एक छोटे से छोटा सेट है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो जो कॉमन दैट मीन्स इंटरसेक्शन को शो करने वाला जो आपका रीजन होगा वो छोटे से छोटा होगा, इसका मतलब यहाँ पर हमको ये समझ में आता है। ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। आगे हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ पर बात करते हैं यहाँ पर ज़रा हम भी देखें, जैसे कि इसके पहले भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में यहाँ पर जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं वो कई सारे क्या करते हैं, लॉ को फुलफिल करते हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। जैसे इसके पहले भी मैंने आपको बताया था जो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं जैसे प्लस हो गया, जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये कम्यूटेटिव को फुलफिल करते हैं, अलावा इसके एसोसिएटिव को भी फुलफिल करते हैं। और इसके अलावा हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी पढ़ा है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हमने पढ़ा है यहाँ पर ठीक वैसे ही जैसे नंबर्स को लेकर हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस पढ़ते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस का के लिए लॉ पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर दो सेट्स के बीच परफॉर्म किए गए ऑपरेशन इंटरसेक्शंस के लिए हम देखेंगे कि ये किन किन प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करता है। तो देखिए यहाँ पर दो सेट्स के बीच क्या है, यूनियन के लिए तो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी ली, अब वही बात आती है इंटरसेक्शन के लिए। तो इंटरसेक्शन किन किन प्रॉपर्टी को शामिल करता है यहाँ पर लेट मी क्लियर। फर्स्ट ये रखता है यहाँ पर क्या, कम्यूटेटिव। फर्स्ट ये क्या रखता है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव आपने पहले भी पढ़ा है, कम्यूटेटिव का मतलब आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर ठीक है। तो जैसे दो सेट है यहाँ पर ए और बी, तो ए बी के बीच यदि आप इंटरसेक्शन परफॉर्म करें तो वो किसके इक्वल होगा यहाँ पर बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल्स होगा अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करता है। ये चीज़ ऑलरेडी क्या यहाँ पर प्रूफ्ड है, हमें वेरीफाई करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पर चूँकि ये वेल प्रूफ्ड है, ये वेल डिफाइंड है, ये चीज़ बोलना चाहिए यहाँ पर प्री वेरीफाइड है। एंड दैट्स वाई कि हम इसे एज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शंस के तौर पर पढ़ रहे हैं। आ रही बात यहाँ पर आपको समझ। फिर भी हम आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए इसे प्रूफ करेंगे, आप खुद चाहें तो। जैसे कि मैंने आपको यूनियंस की सभी प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करना सिखाया, ठीक उसी बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, उसी मेथड के साथ कंटिन्यू होते हुए आप इंटरसेक्शंस के भी सारी प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट या राइट के इक्वल्स आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और इसके अलावा कम्यूटेटिव के अलावा ये एसोसिएटिव लॉ को भी फुलफिल करता है, दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव भी रखता है। दैट मीन्स जैसे कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एसोसिएटिव के लिए बेसिकली हमको तीन सेट्स का होना ज़रूरी होता है। यहाँ पर हमारे पास तीन सेट कौन से हैं, ए बी और सी। कौन कौन से तीन सेट्स हमारे पास यहाँ पर ए बी और सी, हमारे पास तीन सेट्स हैं यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव आपको पता है यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं यहाँ पर कि पहले दो सेट का इंटरसेक्शन पहले लीजिए, देन उसका इंटरसेक्शन परफॉर्म कीजिए सेट सी के साथ, या पहले सेट को रेस्ट पोजीशन में रखते हुए पहले बाद के दो सेट बी और सी का इंटरसेक्शन परफॉर्म कीजिए, फिर उसको मर्ज कीजिए सेट ए के साथ। आ रही बात यहाँ पर समझ। तो दोनों ही स्थितियों में आपकी आंसरिंग सेम आएगी, जस्ट बिकॉज ये एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल करता है एज अ प्रॉपर्टी, हम इसकी पढ़ रहे हैं यहाँ पर। आगे हम इसको भी वेरीफाई करेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ फाई या लॉ ऑफ क्या पढ़ते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी, है ना, या लॉ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे भी हम इसको पढ़ते हैं यहाँ पर जैसे कि मैंने यूनियन को लेकर के बताया था, ठीक वैसे ही इंटरसेक्शन को लेकर के बनाएंगे हम। जैसे कि किसी नॉन एम्प्टी सेट्स का किसी एम्प्टी सेट फाई के साथ जब इंटरसेक्शन लिया जाता है यहाँ पर तो इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगा, फाई आएगा, याद रखिएगा यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताइए, नहीं हाँ, अब क्यों आएगा कैसे आएगा ये तब मैं आपको बताऊँगी
मैं इस क्लैम को डेफिनेटली वेरीफाई करके बताऊंगी आपको जब इसका समय आएगा, ठीक है। फिलहाल आप याद रखें यहाँ पर पे कि किसी भी नॉन एम्पटी सेट ए का यदि मैं किसी एम्पटी सेट फाई के साथ इंटरसेक्शन परफॉर्म करती हूँ तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है यहाँ पे इसकी आंसरिंग फाई आती है। बट इसकी आंसरिंग फाई कैसे पॉसिबल है इस चीज़ को मैं आपको वेरीफाई करके थोड़ा रुक कर बताऊंगी। अब आइए नेक्स्ट और कौन कौन सी प्रॉपर्टी ये कंटेन करता है, ये साथ ही साथ एडैम्पोटेड लॉ को रखता है। एडैम्पोटेड इसके थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। एडैम्पोटेड जो है उसमें क्या होता है, एडैम्पोटेड मतलब होता है वर्ग सम। इसमें क्या करना है आपको, दो सेम सेट्स के बीच इंटरसेक्शन परफॉर्म करना, और दो सेम सेट्स के बीच इंटरसेक्शन परफॉर्म कीजिए चाहे यूनियन, आंसरिंग वापस वही सेम सेट आता है। आ रही बात यहाँ पर भी समझ। आपने इसके पहले यूनियन में भी ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एडैम्पोटेड लॉ आपने पढ़ा था, आपने ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए लिखा था। ठीक वैसे ही इंटरसेक्शन में भी लॉ नहीं बदलता, लॉ वही है। तो लॉ अब भी वही है, बस ऑपरेशन चेंज हो गया, ऑपरेशन इंटरसेक्शन हो गया। तो ए इंटरसेक्शन ए परफॉर्म करके देखेंगे हम, देखते हैं हमारा ए आता है कि नहीं, हम इसे भी वेरीफाई करेंगे आफ्टर सम टाइम। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी यहाँ पर पे वो क्या यहाँ पर पे यूनिवर्सल लॉ की प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स वन ऑफ द प्रॉपर्टी के तौर पर हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन ऑपरेशन इंटरसेक्शन जो है वो यूनिवर्सल लॉ को भी सेटिस्फाइड करता है। अब ये यूनिवर्सल लॉ क्या होता है, ये एक्चुअली में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल लॉ से मतलब मेरा यहाँ पर पे इस चीज़ से है कि वहाँ पर पे आपको करना क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन जो है, आप किसी भी नॉन एम्पटी सेट ए का इंटरसेक्शन किसी और के साथ नहीं बल्कि यूनिवर्सल सेट के साथ परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और जब इसका इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ परफॉर्म किया जाता है तो वापस हमको क्या मिलता है, हमारा पहला सेट मिलता है, ठीक है। अब क्यों मिलता है यहाँ पर पे हमको यूनिवर्सल क्यों नहीं मिला, हमको हमारा सेट ए क्यों मिला, यूनिवर्सल क्यों नहीं मिला, इसको भी हम समझेंगे, इसको भी हम वेरीफाई करेंगे। तो आप इन चीज़ों के लिए निश्चिंत रहें यहाँ पर पे, ठीक है। और जो सिक्स प्रॉपर्टी यहाँ पर पे दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर पे डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंटरसेक्शंस ओवर यूनियन पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको फुलफिल करके बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ का वेरिफिकेशन हम करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर पे इसके लिए। ओके चलिए, तो हाउ टू वेरीफाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, आंसर बाय द प्रीवियस मेथड, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आप टेंशन मत लीजिए, मैं फिर से शुरुआत करती हूँ, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर पे बेटा, बहुत ही ईजी है। क्लेम क्या है यहाँ पर पे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट सेटिस्फाइड द कम्यूटेटिव लॉ और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, ये लाकर हमको दिखाना है। तो लेट्स कंटिन्यू विद द लेफ्ट साइड। लेट्स सपोज द टू डिफरेंट सेट्स सच एज सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2, सेट बी इज इक्वल्स टू 3 4। आ रही बात यहाँ पर पे समझ। कोई भी दो नॉन एम्पटी सेट आप अपने मन से सपोज कर लीजिए। देखिए मैंने जो सेट सपोज किए यहाँ पर पे, सेट ए के पास दो एलिमेंट है 1 और 2, वहीं पर सेट बी के पास कोई अगले दो एलिमेंट्स हैं 3 और 4। मतलब इतना तो समझ में आ रहा है यहाँ पर पे ये दोनों सेट्स कैसे यहाँ पर पे डिसजॉइंट सेट्स है, क्योंकि इनके बीच कोई कॉमन एलिमेंट मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, अभी तो नजर नहीं आ रहा यहाँ पर पे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। मैंने अभी जो सपोजिंग की है बेटा, उस सपोजिंग के बेसिस पे ये दो कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। और ये डिसजॉइंट क्यों, क्योंकि इनके बीच कोई कॉमन एलिमेंट मुझे नजर नहीं आ रहा है। नॉन एम्पटी प्लस डिसजॉइंट सेट्स यहाँ पर देखो, सेट ए के पास जो दो एलिमेंट्स मैंने लिए हैं वो क्या है बेटा यहाँ पर पे 1 2, वहीं पर पे सेट बी के पास जो दो एलिमेंट्स है वो 3 और 4 है। तो इन दोनों एलिमेंट्स में, इसके दो और उसके दो, इन दो एलिमेंट्स में, इन सेट्स के एलिमेंट्स में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर पे लेफ्ट से। क्लैम तो वेरीफाई कर रही है हमको, तो चलिए लेफ्ट के साथ शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वी कंटिन्यू विद द लेफ्ट पार्ट ऑफ द क्लैम सच एज ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने की हम कोशिश करेंगे। इंटरसेक्शन कैसे परफॉर्म होता है दो सेट के बीच, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है बेटा, ज़्यादा टफ नहीं है। करना क्या होता है यहाँ पर पे इंटरसेक्शन में, जैसे कि मैंने बताया इंटरसेक्शन में आपको करना क्या है, यदि कॉमन एलिमेंट है तो आप उसे लेंगे, दैट्स सॉल्व। तो मुझे बताइए सेट ए के पास, जैसे कि मैंने बताया, पहले दो एलिमेंट्स आपको क्लियर दिख रहे हैं और सेट बी के पास अगले दो एलिमेंट्स 3 और 4 आपको दिख रहा है, इसके बीच कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं आता, आप अपने सेट को कैसा छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। और जबकि ब्लैंक सेट क्या कहलाता है, नल सेट कहलाता है। तो आपको ए इंटरसेक्शन बी क्या मिला, एक नल सेट या एम्प्टी सेट फाई के इक्वल्स मिला। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 डिक्लेयर कर दीजिए। अब भाई लेफ्ट यानी कि ए इंटरसेक्शन बी तो आपको फाई एम्प्लाइज होकर के मिल गया है। देखना ये है कि राइट सॉल्व करने पर, दैट मीन्स बी इंटरसेक्शन ए कैलकुलेट करने पर हमको फाई मिलता है या नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट आना बहुत ज़रूरी है यदि आप अपना क्लैम वेरीफाई करना चाहते हैं इन दैट सिचुएशन। तो चलिए ये भी करके देख लेते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। वी नाउ कंटिन्यू विद द राइट पार्ट ऑफ द क्लैम एट बी इंटरसेक्शन ए। तो चलिए बी इंटरसेक्शन से
यहाँ पर पे आपने सिर्फ सीक्वेंस चेंज किया है, अभी भी सेट आपके वही है, ध्यान दीजिए अभी भी आपके पास सेट वही है, बस वही है कि सेट बी आगे हो गया और सेट ए पीछे हो गया है, तो अभी वही दो और दो चार एलिमेंट्स, अभी भी इनके बीच कोई कॉमन या कोई सिमिलर टर्म नहीं, एंड दैट्स वाई जो इंटरसेक्शन आएगा वो एक ब्लैंक सेट आएगा। कैसा आएगा? ब्लैंक सेट आएगा, क्योंकि इनके बीच वाकई में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, और कॉमन एलिमेंट होता तो हम उसको लिख देते हैं, बट हमारे पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, दैट्स वाई हमको क्या मिलता है? एक ब्लैंक सेट मिलता है, दैट मीन्स जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेन करने वाला एक ब्लैंक सेट, क्योंकि इसके पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स जीरो नंबर में कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो जीरो नंबर में कॉमन एलिमेंट्स हैं, दैट्स वाई मैंने उसको ब्लैंक छोड़ रखा है, और ब्लैंक सेट को हम क्या पढ़ते हैं? एम्प्टी सेट पढ़ते हैं। अरे वाह, ये तो वही हुआ जो हमको चाहिए था, दैट मीन्स हमको बी इंटरसेक्शन ए, जो कि क्या था? क्लैम्प का राइट पार्ट था, उसे सॉल्व करने पे भी हमको क्या मिला? 5 मिला। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों का राइट क्या है? सेम आया है, दैट मीन्स लेफ्ट का कंपेयर किया जा सकता है। आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, और यही तो हमको चाहिए था, यही तो हमारा क्लैम था, और क्लैम अब वेरीफाई हो चुका है। तो सो रिमेंबर दिस वन थिंग, आप इसको बेटा बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आपको, यदि अभी इंटरसेक्शन समझ नहीं आया तो मैं आपको और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इसी एक काम करते हैं हम, इसी कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करते हुए दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। अभी तो मैंने ऐसे दो डिसजॉइंट सेट सपोज किए थे जिनके बीच कोई सिमिलर टर्म या कोई कॉमन टर्म नहीं था। अब मैं क्या करूँ बेटा, अब मैं इसी लॉ को फुलफिल करने के लिए मैं क्या करती हूँ बेटा, कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ। तो देखो मैंने नीचे एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर पे, ठीक है, आप भी कोई भी दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसा मैंने यहाँ पर पे सेट ए के तौर पर लिया है, सेट ए के तौर पर मैंने क्या लिया? 1 2 3 लिया है, और सेट बी के तौर पर मैंने क्या लिया? 3 4 5। ठीक है, ये 3 और 3 एलिमेंट से मिलकर के बने मैंने दो सेट अपने मन से सपोज कर लिए, दो नए सेट मैंने सपोज किए वापस से कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करने के लिए। सेट आप कुछ भी सपोज करें, लॉ यदि आपका एज अ प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हैं इंटरसेक्शंस की कि कम्यूटेटिव लॉ फुलफिल करता है तो वो करेगा ही करेगा, और यदि आप नहीं कर पा रहे मतलब कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं, और वो चीज़ आपको समझनी होगी। जब कोई चीज़ हम एज अ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं मतलब वो चीज़ बाय डिफॉल्ट है, वेरीफाइड है, आपको सिर्फ उस पर वर्क करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, आप इस चीज़ को समझ लेते हैं हम यहाँ पर पे। चलिए ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं भाई, क्योंकि जो कम्यूटेटिव लॉ उसका लेफ्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। अब ये बताइए ए इंटरसेक्शन बी से मेरा मतलब क्या है? दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स है, तो जरा देखिए यहाँ पर पे सेट ए और सेट बी का कॉमन एलिमेंट क्या है? आई थिंक 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए के पास में भी अवेलेबल है, 3 सेट ए के पास में भी अवेलेबल है, और 3 सेट बी के पास में भी अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं दोनों सेट के पास जो कॉमन एलिमेंट के तौर पर है वो है 3। तो 3 क्या बन जाता है यहाँ पर पे? ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करने वाला एक एलिमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है यहाँ पर पे? 3 जो है वो क्या बन जाता है? ए इंटरसेक्शन बी बन जाता है। क्या बन जाता है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या मिल जाता है? एक सिंगलटन सेट बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमको उन दोनों सेट्स के बीच एक कॉमन एलिमेंट 3 ही मिला है, क्योंकि एक कॉमन एलिमेंट मिला है तो उस कॉमन एलिमेंट से मिलकर के आपका क्या बनेगा? सिंगल सेट बनेगा, सिंगलटन सेट बनेगा। चलिए अब बारी आती है यहाँ पर पे बी इंटरसेक्शन ए निकालने की। क्या बी इंटरसेक्शन ए भी 3 आएगा? तो आप यदि ऑर्डर्स को बदल दे तब भी तो सेट वही रहेगा ना, और उनके बीच कॉमन एलिमेंट्स तब भी 3 ही रहेगा ना, तो हमको फिर से क्या मिल जाता है? बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू 3 मिल जाता है। तो इस तरीके से आप क्या देखते हैं? ए इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू क्या? अ सिंगलटन सेट। ठीक है यहाँ पर पे, और जो डिपेंड है यहाँ पर पे एलिमेंट 3 पर। आ रही बात समझ यहाँ पर पे? बिकॉज 3 इज द ओनली एलिमेंट विच इज इन बोथ ऑफ दैम, एंड दैट्स वाई क्या हो जाता है यहाँ पर पे? इस तरीके से भी देखिए, इस तरीके से भी क्या समझ में आपको कम्यूटेटिव अब भी फुलफिल हुआ। तो दो सेट आपको कोई भी दो सेट बेटा सपोज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किन दो सेट्स के साथ कंटिन्यू हो रहे हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, मैंने जो पहले एग्जांपल लिया था उसमें दो डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट्स में ले लिए थे, यहाँ पर पे मैंने दो जॉइंट नॉन एम्प्टी सेट्स लिए, मतलब इनके बीच कॉमन एलिमेंट है, उनके बीच कॉमन एलिमेंट नहीं था, इनके बीच कॉमन एलिमेंट है, लेकिन दोनों सूरतों में मैंने कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल किया। और आप भी कर सकते हैं अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल आप सपोज कीजिए, लॉ को फुलफिल करने का मैथड यही है और बहुत ही सिंपल मैथड है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्लैम की ओर, जो कि एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ का लेफ्ट तो आपको क्लियर दिख ही रहा होगा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कहने का मतलब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको तीन कोई सेट, अब तक आप दो सेट सपोज करते हैं, कोई तीसरा सेट भी सपोज कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर पहला सेट ये लिया है, दूसरा सेट मैंने ऐसा सपोज किया, और तीसरा सेट कुछ ऐसा। ये मैंने अपने मन से लिया, रैंडमली, बुक से देख करके नहीं लिया, रैंडमली मैंने लिया है। जैसे सेट ए हमको कोई तीन नॉन एम्प्टी सेट सपोज करने थे, हमने ले लिए 1 2 3 2 3 4 3 4 5। देखिए इन तीनों सेट्स में कहीं ना कुछ कॉमन है। जैसे ए बी में कॉमन क्या है? 2 3, बी सी में कॉमन क्या है? 3 4। आरी बात यहाँ पर समझिए, मैंने अपने मन से सपोज कर लिया था, आप भी अपने मन से सपोज कीजिए और निश्चिंत रहिए
ये लॉ हर सूरतों में फुलफिल होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, यदि आपने ये सपोज किया है और इस सपोजिंग के बेसिस पर यदि आप लेफ्ट कैलकुलेट करें तो इसी सपोजिंग के साथ कंटिन्यू होते हुए आपको राइट भी सॉल्व करना है। आ रही बात समझ? बीच में दैट मीन्स ड्यूरिंग प्रोसीजर आप अपनी सपोजिंग चेंज नहीं कर सकते। मैं बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, वरना वैसे में आप खुद परेशान हो जाएंगे। वी नाउ ट्राइंग टू कैलकुलेट द लेफ्ट ऑफ द क्लैम्प। दैट मीन्स पहले आप ए बी का इंटरसेक्शन निकाले, देखिए ब्रैकेट में क्लोज है, उसके बाद उसका सी के साथ इंटरसेक्शन लीजिएगा। तो चलिए पहले ए और बी इन दो सेट्स के बीच का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो सेट ए और बी इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट मीन्स इन दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है आपको, 2 3 2 3 2 3। आ रही बात यहाँ पर पे समझ? तो चलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको क्या मिल गया, 2 3 मिल गया, दिख रहा है आपको यहाँ पर पे, ठीक। अब इसका इंटरसेक्शन तीसरे सेट सी के साथ परफॉर्म कीजिए, दैट मीन्स इसके साथ। तो बताइए यहाँ पर पे इंटरसेक्शन मतलब अब इन दो सेट्स के बीच कॉमन एलिमेंट क्या है, पहला सेट है 2 3 और दूसरा सेट क्या है 3 4 5। तो कॉमन एलिमेंट तो मुझे सिर्फ 3 ही दिख रहा है यहाँ पर पे। मतलब फाइनली लेफ्ट को सॉल्व करने पर हमको एक सिंगलटन सेट मिला और जिन सिंगलटन सेट का एलिमेंट है 3, इसे इक्वेशन नंबर 1 डिक्लेयर कर दीजिए। क्या डिक्लेयर कर दीजिए? इक्वेशन नंबर 1 डिक्लेयर कर दीजिए, है ना। मतलब लेफ्ट जो है वो आपको एक सिंगलटन सेट मिला है और जिसकी डिपेंडेंसी एलिमेंट 3 पर है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर पे, अब इसी तरीके से सॉल्व करके अपना राइट भी निकाल लेते हैं यहाँ पर पे। दैट मीन्स सेट ए को रेस्ट पोजीशन में रखते हुए पहले बाद के दो सेट बी और सी का इंटरसेक्शन निकालिए। पहले बाद के दो सेट बी और सी का इंटरसेक्शन निकालिए। तो सेट ए को रेस्ट पोजीशन में रखा है और बी और सी का इंटरसेक्शन मैंने पहले परफॉर्म किया है, ठीक है भाई। तो 2 3 4 और 3 4 5, इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 4। तो 3 4 क्या निकल जाएगा यहाँ पर पे, 3 4 क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ पर पे आपका, 3 4 जो है वो आपका क्या निकल जाता है यहाँ पर पे, बी और सी का इंटरसेक्शन निकल जाता है। चलिए अब सेट ए के साथ क्या निकालिए उसका इंटरसेक्शन। तो भाई आप बताइए इन दो सेट्स में, यानी इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, ठीक है, इन दो सेट्स में आपको कॉमन एलिमेंट कौन दिख रहा है यहाँ पर पे? आई थिंक यहाँ पर पे कॉमन एलिमेंट फिर 3 मिला आपको। तो 3 मतलब ये तो बहुत अच्छी बात हो गई यहाँ पर पे, आ रही बात समझ? मतलब यहाँ पर पे आपका क्या हो जाता है, फिर से आपको क्या मिल गया, राइट को सॉल्व करने पर पे सेम सेट मिल गया, सेम सिंगलटन सेट, और जो कि एलिमेंट 3 से मिलकर के बना है। बहुत ही क्लियर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पे। आप देख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 का राइट, आप देख लीजिए इक्वेशन नंबर 2 का राइट, दोनों के राइट क्या आ रहे हैं, सेम सेट आ रहे हैं। तो इट मीन्स आप दोनों के लेफ्ट का कंपेयर कर सकते हैं। आफ्टर दिस कंपेयरिंग आप क्या पा लेते हैं, आपका लॉ जो है वो फुलफिल हो जाता है। दैट मीन्स आपका क्लेम वेरीफाइड हो जाता है यहाँ पर पे, मतलब एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर पे फुलफिल हो जाता है। दैट मीन्स पहले दो